जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अभी हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे। इससे पहले हमने कल हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में सामान्य जानकारी हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार से हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया था। तो कल हमने सामान्य जानकारी लिया था, आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा था आदिकाल। तो आइए देखेंगे आदिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। एक चीज है इसमें, सबसे पहले हम मूल कंटेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो इससे ये होगा कि आप कंटेंट पढ़ते भी जाएंगे और साथ में अपना प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, इम्पोर्टेंट है आपके लिए वीडियो। हम देखेंगे क्या आदिकाल के महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आदिकाल के समय की बात करते हैं। तो इसकी जो काल की अवधि है, आदिकाल कब से कब तक रहा था, तो इसका जो समय माना जाता है लगभग 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना जाता है। कब से कब तक का समय माना जाता है? 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक का आदिकाल का समय माना जाता है। मैंने कल बताया था आपको कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या था। आदिकाल को हम अन्य वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो सीधा सा 2 प्रश्न आपका यहाँ से बन गया। पहला कि आदिकाल का समय क्या था, जो कि 1050 से 1375 ईस्वी था। और दूसरा प्रश्न आपका है कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है। तो दूसरे प्रश्न में आपका हो जाएगा वीर गाथा काल। चलिए आगे देखेंगे हम। इसी प्रकार से आगे है भाषा के विषय में इन्होंने बात किया है कि आदिकाल में कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते थे। तो देखिएगा, इस काल की प्रमुख भाषाएं, एक तो अपभ्रंश भाषा और दूसरी अवहट्ट भाषा। कौन कौन सी भाषा थी? आदिकाल की 2 प्रमुख भाषाएं थी, एक अपभ्रंश और दूसरी है अवहट्ट। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला पॉइंट है हमारा साहित्य का उद्देश्य। आदिकाल में साहित्य का उद्देश्य क्या था? तो इस काल का साहित्य वीरता, साहस और युद्ध की गाथाओं पर केंद्रित था। जो आदिकाल के साहित्य होते थे वो किस पर आधारित होते थे? या तो वो साहित्य वीरता पे आधारित होते थे, या फिर साहस के ऊपर लिखे जाते थे, या फिर युद्धों की गाथाओं पर विचार विमर्श उसमें किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, वैसे ही समय के साथ साथ साहित्य में बहुत सारी कृतियां जुड़ती गई और अपना एक अलग अलग रूप बनते गया। तो ऐसे ही आदिकाल में जो साहित्य का उद्देश्य था, साहित्य लिखने का उस समय उद्देश्य था कि लोगों में वीरता की भावना उत्पन्न हो, युद्ध की भावना हो, और वो साहसी हो, निडर ना हो। ऐसे ही फिर अगला है हमारा प्रमुख कवि। अब बात करेंगे हम कि आदिकाल में प्रमुख कवि कौन कौन थे। तो प्रमुख कवि के रूप में एक नाम है चंदबरदाई, दूसरा है सरहपाद और तीसरा है विद्यापति। ये जो कुछ कवि हैं, ये आदिकाल के प्रमुख कवि थे। नाम है चंदबरदाई, सरहपाद और विद्यापति। ये 3 कवि प्रमुख कवि थे किसके? आदिकाल के। और चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो अभी आपने देखा कि चंदबरदई ये किस काल से संबंधित है? आदिकाल से। इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। और दूसरा है सरहपाद। इन्होंने भी एक अपना रचना लिखा है जो कि है डोहर काव्य। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद में रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लेखक है, लेखक के नाम और उन्होंने किस ग्रंथ को लिखा है, इसी से संबंधित आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आदिकाल है उस समय में दो रचनाएं प्रमुख थी। एक है पृथ्वीराज रासो और दूसरा है डोहर काव्य। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था और डोहर काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? सरहपाद के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। 7वां पॉइंट है हमारा, रचना की शैली किस प्रकार की थी आदिकाल में। तो रचनाओं में मौखिक गाथाओं का प्रमुख स्थान था। किसकी गाथाओं का? मौखिक गाथाओं का प्रमुख स्थान था। ये गाथाएं राजाओं और वीरों की महानता का गुणगान करती थी। किसकी गुणगान करती थी? राजाओं की और वीरों की महानता का गुणगान किया करता था। मतलब यदि मैं सीधे तौर पे समझाना चाहूँ आपको, तो जो आदिकाल के साहित्य होते थे वो मौखिक रूप से होते थे और उन साहित्यों में राजाओं के गाथाएं और वीरों की महानता का गुणगान किया जाता था। अगला पॉइंट है हमारा धार्मिकता और नैतिकता। पॉइंट है धार्मिकता और नैतिकता। तो इस काल के साहित्य में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का महत्व भी था। मतलब कि इस समय में आदिकाल में लोग साहित्य में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी महत्व देते थे। चलिए आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगला पॉइंट देखिएगा, 9वां पॉइंट है हमारा प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत क्या है? इस समय के साहित्य का मुख्य प्रेरणा जो है वो युद्ध और राजाओं की वीरता थी। आपने देखा होगा जैसे 4 या 5 आदमी हैं तो उनमें से आपने देखा होगा कि यदि 4 में से 3 साहसी है तो बाकी के बचे हुए 2 अपने आप उससे सीख लेते हैं। और वहीं पर 4 में से यदि 3 निडर हो या फिर डरपोक हो तो चौथा अपने आप उसके गुण सीख लेता है। तो साहित्य जो ग्रंथ है जो आदिकाल में लिखे गए थे, इनसे यह प्रेरणा मिलती है कि उन्हें पढ़ करके लोग कैसे हुए? पराक्रमी हुए हैं। अगला पॉइंट है हमारा मुख्य विषय। आदिकाल का मुख्य विषय क्या रहा था? तो मैंने अभी आपको बताया कि युद्ध रहा है, वीरता, नायक नायिका का प्रेम और धर्म का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसी प्रकार से कवियों की शैली क्या थी उस समय पर। जो साहित्य ग्रंथ लिख रहे थे आदिकाल में, उस समय पर कवियों की शैली क्या थी? सबसे पहली बात है वीर रस में लिखते थे, श्रृंगार रस में और धार्मिकता की प्रधानता देते थे। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखने हैं कि कवियों की शैली क्या थी। कोई कवि ऐसा था जो कि अपने ग्रंथों को वीर रस में लिख रहा था और कोई ऐसा था जो कि श्रृंगार रस में लिख रहा था। तो ये दोनों ही रस किसकी प्रधानता है? आदिकाल की। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा, 12वां पॉइंट है हमारा राजा रानी का चित्रण। ठीक है। नायक नायिका के रूप में राजा रानी का आदर्श चित्रण था। उस समय पर जब साहित्य का को लिखते थे तो उस समय पर क्या होता था? राजा रानी का एक सुंदर सा चित्रण दर्ज किया करते थे ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको देख करके कुछ उनसे प्रेरणा ले। ऐसे ही अगला पॉइंट है आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य। सामाजिक समाज को ध्यान में रखते हुए साहित्य ग्रंथ का निर्माण करते थे, साहित्य ग्रंथों को लिखा करते थे। जैसे समाज में राजाओं का उच्च स्थान और युद्धों की महत्ता, इन बातों पर ध्यान रखकर हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा जाता था। तो यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। आगे देखेंगे हम। हमारा अगला पॉइंट है प्रभाव, कि क्या प्रभाव रहा होगा। तो प्रभाव की बात करें तो इस काल का साहित्य आगे के समय में भी वीरता और आदर्शवाद की प्रेरणा बना। जो आगे के आने वाले काल थे जैसे कि भक्ति काल, वीर काल और जो 3 अन्य काल थे, इन कालों में भी इनका कैसा रहा प्रभाव? आदर्शवाद और वीरता के समान रहा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा साहित्य का स्वरूप। साहित्य का स्वरूप कैसा था? तो अधिकतर साहित्य मौखिक रूप में था और दरबारों में गाया जाता था। ठीक है। कैसा था? दरबारों में गाया जाने वाला था और अधिकतर मौखिक रूप से था। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि उस समय पर हमारे पास कागज या पेन नहीं था। जैसे वर्तमान समय में हम कागज पेंसिल का यूज करते हैं या फिर कोई ताम्रपत्र आदि का यूज करते थे, प्राचीन समय में इतने सारे सुख सुविधाएं नहीं थे।
तो उस समय पर क्या होता था, अधिकतर चीज़ें गा करके ही सुनाई जाती थी। उन्हीं में से जो साहित्य था अधिकतर गा करके सुनाए जाते थे राजाओं के सभाओं में। तो इतने बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए, जो हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनके समाधान है, जो सॉल्यूशन है वो भी क्वेश्चन के साथ साथ इंक्लूड है। तो आप लोग उत्तर दीजिएगा और अंत में बताइएगा आप लोग कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। जो ये 15 क्वेश्चन हैं, इन 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे हम। पहला प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि आदिकाल का समय कौन सा था, कब से कब तक आदिकाल का समय था। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न में पूछा गया है आदिकाल का समय क्या था। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक आदिकाल का समय था। ठीक है, चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। एक बुक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इस बुक के लेखक कौन है। विद्यापति, चंद्रबरदाई, सरहपाद और कोई नहीं। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो इस किताब के लेखक है। सॉल्यूशन में है आपका, सॉल्यूशन इन्होंने देखा है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का रचनाकार चंद्रबरदाई था, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। एक पॉइंट आप नोट करिएगा, आपसे प्रश्न में ये पूछ सकता है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक कौन थे। आपका आंसर मिल जाएगा कि चंद्रबरदाई उनके लेखक थे। पर जब आपसे ये पूछ लेगा कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो शायद ही आपको याद रहेगा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो ये आपको याद में रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी। आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। तीसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा है, आदिकाल की प्रमुख भाषा है अपभ्रंश भाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम सॉल्यूशन देखेंगे साथ ही साथ। सॉल्यूशन दे रखा है हमारा अपभ्रंश और अववाहट। देखिए 2 भाषाएं मिले आपको, एक तो अपभ्रंश, दूसरा अवहट्ट। उस समय की, किस समय की, यह आदिकाल की क्या है, मुख्य भाषाएं थी जो संस्कृत और प्राकृत से विकसित हुई है। यह आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहली बात कि जो आदिकाल है उस समय पर 2 भाषाएं प्रसिद्ध थी, एक है अपभ्रंश भाषा और दूसरी है अवहट्ट भाषा। इनका प्रादुर्भाव, इनका जो विकास हुआ है वो संस्कृत और प्राकृत भाषा से हुआ है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपाद किस क्षेत्र से संबंधित थे। सरहपाद किस क्षेत्र से संबंधित थे, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर से संबंधित थे सरहपाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सॉल्यूशन है हमारा, सरहपाद बौद्ध धर्म से संबंधित कश्मीर के कवि थे जिनकी रचनाएं धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित थी। पहला आपको मिल गया क्या, सरहपाद कहाँ के निवासी थे, कश्मीर के रहने वाले थे। और ये किस धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। 2 प्रश्न आपको यहाँ से भी मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आंसर है आदिकाल को अन्य वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा इसका। सॉल्यूशन है, इस काल के साहित्य में मुख्यतः वीरता और साहस का वर्णन होने के कारण इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वीर गाथा काल हम किस लिए कहते हैं।
आदिकाल को हम वीर गाथा काल किस लिए कहते हैं? तो आप बताना कि इस समय में जो साहित्य थी उसमें मुख्यतः वीरता और साहस इसका वर्णन किया गया है, इसलिए कि क्या कहते हैं, वीर गाथा काल कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, विद्यापति की रचनाओं का मुख्य विषय क्या था? विद्यापति की रचनाओं का प्रमुख या फिर मुख्य विषय क्या था? क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? आंसर है भक्ति और प्रेम। क्या विषय था उनका? भक्ति और प्रेम का विषय था। सॉल्यूशन है आपका, विद्यापति की रचनाओं में भक्ति और प्रेम का वर्णन मिलता है जो मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। साथियों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यह मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा आप इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा है राजा हर्षवर्धन, तीसरा है अशोक और चौथा है अकबर। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन में कहा है पृथ्वीराज रासो में राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है आदिकाल के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो मैंने आपको बताया था अभी कि आदिकाल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा, वीर रस इस काल के साहित्य का प्रमुख रस था जो युद्ध और वीरता पर आधारित था। किस पर आधारित था? युद्ध और वीरता पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोहर काव्य किससे संबंधित है? एक काव्य है जिसका नाम है डोहर, ये जो काव्य है किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरहपाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। सॉल्यूशन में है आपका, सरहपाद की रचनाओं में डोहर काव्य बौद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 10वां क्वेश्चन करिएगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आदिकाल का जो साहित्य था उसका उद्देश्य क्या था लिखने का? धार्मिक प्रचार करना था, वीरता और शौर्य का वर्णन करना था, प्रेम का प्रचार करना, या फिर विज्ञान का प्रसार करना? क्या होगा आंसर? तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, वीरता और शौर्य का वर्णन करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वीरता और शौर्य का वर्णन करना। चलिए सॉल्यूशन देख लेंगे हम। समाधान दे रखा है यहाँ पर, इस काल के साहित्य का उद्देश्य वीरता और शौर्य को प्रेरित करना था। चलिए 11वां क्वेश्चन है, वीर गाथा काल में नायकों के वर्णन के लिए कौन सा शास्त्रिक आधार था? कौन सा आधार था उनका? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नायक भेद था उस समय पर। सॉल्यूशन में दे रखा है आपके, सॉल्यूशन है आपके लिए, नायकों का वर्णन करने के लिए नायक भेद का शास्त्रिक आधार लिया जाता था। कौन सा आधार लिया जाता था? शास्त्रिक आधार लिया जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? ये कथा साहित्य है, महाकाव्य है, लघु कथा है, या फिर यात्रा वर्णन है? ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया है, वीर रस में लिखा गया है, और ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है।
चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में है पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता पर आधारित है। किसकी वीरता पर आधारित है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल में वीर रस के कवियों का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या था? फिर से प्रश्न को पढ़ूंगा। आदिकाल में वीर रस के कवियों का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या था? धर्म, राजनीति, युद्ध और समाज। आंसर है 13वें नंबर क्वेश्चन का सी, युद्ध उस समय का प्रेरणा स्रोत था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, युद्ध और वीरता का चित्रण उस समय के कवियों के लिए एक क्या था? प्रमुख प्रेरणा स्रोत था। आप ऐसा समझिए जैसे इस समय पर क्या है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक चलते रहते हैं। ऐसे ही जो आदिकाल था उस समय पर आप मान लीजिए कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक था ना वो क्या था? वीरता और साहस था। ठीक है, तो इसलिए आदिकाल में किसकी बातें की गई है? युद्ध और वीरता की बातें की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है आदिकाल के साहित्य का स्वरूप कैसा था? आदिकाल के साहित्य का स्वरूप कैसा था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौखिक स्वरूप था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस समय पर उनके पास लिखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए वो साधन नहीं थे जो वर्तमान समय में स्थित है। इसलिए उस समय पर क्या होता था, मौखिक रूप से अधिकतर सब काम किया जाता था। तो आदिकाल के साहित्य का स्वरूप कैसा था? मौखिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सॉल्यूशन में है उस समय का साहित्य मौखिक रूप से प्रसारित होता था जो दरबारों में गाया जाता था। और ये जो स्वरूप होते थे, साहित्य स्वरूप, ये क्या किए जाते थे? ये दरबारों में गाया जाता था। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आदिकाल के साहित्य में किन विषयों का वर्णन मिलता है? प्रेम और श्रृंगार का, धर्म और नीति का, युद्ध और वीरता का, या फिर सभी? ये चार ऑप्शंस है, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न में पूछा गया है कि आदिकाल, जिन्हें कि हम वीर गाथा काल कहते हैं, इसमें जो साहित्य है इनमें किन विषयों का वर्णन मिलता है? तो इसमें प्रेम और श्रृंगार का भी वर्णन मिलता है, धर्म और नीति का भी वर्णन मिलता है, युद्ध और वीरता का भी वर्णन मिलता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ही ऑप्शंस सही होंगे। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन में दे रखा है आदिकाल का साहित्य इन सभी विषयों का समावेश करता है जो उसे व्यापक और समृद्ध बनाता है। जो कि हिंदी साहित्य को क्या करता है? व्यापक व समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आदिकाल को, आदिकाल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, पूछे जा सकते थे, मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो दूसरा है भक्ति काल, उससे रिलेटेड हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो कल आप 9 बजे तैयार रहना, 9 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोगों ने 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया, इसका भी जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।